हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक 12th क्लास का पहला चैप्टर, जो कि आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो हो क्या रहा है कि एक्चुअली आजकल ये हो रहा है कि लॉकडाउन और इस तरह की कोरोना वाली जो कंडीशन चल रही है, ऐसे में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के लिए ही आपको इंटरनेट पर मिलेगा। हिंदी मीडियम के लिए आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, और जिसमें आपको ये भी बता दिया जाए कि आपका मेडिकल का जो एग्ज़ाम है, नीट का जो एग्ज़ाम है, वो आपका क्या पूछ रहा है। तो मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको पूरा कोर्स 11th का भी, 12th का भी और सबका एक एक लाइन एनसीईआरटी की, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको दूंगा। मतलब यहाँ आप क्या सीख सकेंगे कि आपका जो एनसीईआरटी से, जैसे अब आउट ऑफ 90 अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं नीट में, उन 90 क्वेश्चंस में से आपके एनसीईआरटी से लगभग 87 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो 87 क्वेश्चंस जो होते हैं, 87, 88, 85 ये रेशो रहता है एनसीईआरटी का। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पूछते हैं, और आपको एक एक चीज़ जो कॉन्सेप्चुअल है, जो कॉन्सेप्ट्स इसमें बीच बीच में आएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से बाहर से पूछा जाता है, कोशिश करूँगा कि जो एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें भी हैं वो भी हम कवर करते चलें, जो कि आपके पेपर में नीट वाले में आ जाती हैं। रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें कि वो अपना एनसीईआरटी को ही फोकस करें। जो बाहर वाली चीज़ें बताऊंगा थोड़ी बहुत पढ़ें, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको जान लें, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी को ही फोकस करें। इसी से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम पहला चैप्टर अपना शुरू करते होते हैं, जीवों में जनन। ये अध्याय 1 है हमारा, जीवों में जनन। यहाँ हम आपको क्या करेंगे, कॉमन सा दो तरह का जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन, दोनों ही तरह के जनन आपको समझाया जाएगा। क्योंकि इसके बाद फिर आपका ह्यूमन का जो मानव में जनन जो अलग से पढ़ाया जा रहा है, और जो आपको एक पुष्पों में यानी जो पादप होते हैं आपके आवर्तबीजी पौधों में जनन, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है, शुरुआती बात है, तो आपको यहाँ पर समझाई जाएगी इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ लिखा है पहली लाइन में कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव का जीवन अवधि को निरूपित करता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन अवधि के लिए परिभाषित कीजिएगा, तब आपका आंसर होगा कि जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय या फिर वो अवधि आपकी क्या कहलाती है, जीवन काल कहलाती है। ठीक है। फिर लिखा है कि चित्र 1.1 अगले पेज पर जो मिलेगा, कुछ जीवों की अवधि दिखाई गई है, बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इसके बारे में पता लगाकर बताइए क्या कितनी उम्र है। ठीक है, क्या लिखा, क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर एक अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान न देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। तो यहाँ से आपसे मेडिकल का नीट का परीक्षा का सवाल पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका मेडिकल में आता है, लिखा रहता है कि क्या, ये लिखा रहेगा कि जीवन की अवधि का जीव के आकार से संबंध है या नहीं है। तब आपको ध्यान रखना है कि जीवन की अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता। ये एक सवाल यहाँ से निकल जाता है, हमारा पहला सवाल, कि जीवन की अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या लिखा है, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तोते की जो अवधि होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कौवा, है ना। तो नेक्स्ट लिखा है कि ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी की हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। तो भाई ये लाइन भी आपको समझनी होगी कि इसका क्या मतलब है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है, इसका मतलब ये है, देखिए अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया की, मान लो सपोज करो ये एक जीवाणु है आपका, और ये जीवाणु आपका 1 से 2 जीवाणुओं में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। मतलब ये जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद ये क्या करता है, 1 से 2 जीवाणु बना लेता है। तो अब हुआ कि पहले वाली जो कोशिका थी, ये वाली, इस कोशिका ने विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बना दी हैं जो आपके सामने हैं। अब इसमें पहले वाली कोशिका मरी नहीं है, ठीक है ना,
ऐसा नहीं हुआ कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है, या फिर ऐसा हुआ हो कि भाई इसके अंदर से कुछ निकल कर आया हो बाहर और वो एक अलग से दूसरा जीवाणु बना और ये रहा, पहले वाला जो का तो रहा। देखिए यहाँ यही तो हुआ है कि पहले वाला नहीं रहा, पहले वाला खत्म हुआ है, मतलब खत्म मतलब दो में डिवाइड हुआ है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जीवाणुओं में या फिर कोई एक कोश के जीव होते हैं जहाँ पर इस तरह का विभाजन होता है तो वहाँ जो है जीव अमर है। अमर मतलब उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी मेडिकल की परीक्षा में नीट में आपको मिलता है लिखा हुआ कि एक कोश के जीव जो हैं अमर होते हैं, बाकी कोई अमर नहीं होता, आपको सही करना होता है। फिर लिखा है कि हम क्यों कहते हैं कि एक कोश के जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आप आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ का हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे हम निश्चित मानते हैं। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि अब हम जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या करता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि एक जो जाति होती है उसको पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक ही होता है। ठीक है, तो इस पेज से दो सवाल हमारे बन जाते हैं। अगला हमारा पेज जो दिया गया उस पर कुछ जीवों के जो है उम्र दी गई है, वहाँ से आपको कुछ की इन्होंने बताई होती है, कुछ की मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भाई हाथी जो होता है उसकी उम्र कितनी होती है, तो अब की हाथी की उम्र कितनी होगी, लगभग 60 से 75 साल तक हो सकती है, 60 to 75 ईयर्स। ठीक है ना, और यहाँ से आप ये लर्न कर लेंगे। तो जैसे लिखा है कि भाई जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, गुलाब का पौधा होता है, इसकी उम्र आपकी 10 साल तक होती है। यहाँ कुत्ते की उम्र पूछी गई, कुत्ता आपका जी जाता है 25 साल तो लगभग जी जाएगा। ठीक है, तितली की दी है इन्होंने, कौवे की 15 वर्ष दी है, केले का जो वृक्ष, केले का जो ट्री ये प्लांट दिया गया है इसकी उम्र भी लगभग 25 साल तक हो सकती है। ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गाय की उम्र भी आपकी 25 साल तक हो सकती है, भले ही गाय आपकी 15 साल 16 17 18 साल जिए। देखो आप तोते की उम्र देख सकते हो, ये लगभग 140 साल है, तो ये बहुत ज़्यादा उम्र है ना। देखो दोनों साइज में एक ही है, कौवा भी और तोता भी। इसकी उम्र 15 साल है, इसकी उम्र 140 वर्ष है। तो आपको यहाँ से निकालनी है बात कि जीवन का जो समय है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई उसका साइज क्या है। ठीक है ना, यहाँ दिया है मगरमच्छ की 60 वर्ष दी गई है। इसी तरह आपको जो घोड़ा है उसकी लगभग आपकी 50 साल तक उम्र होती है। फल मक्खी यानी कि जो ड्रोसोफिला आपकी होती है उसकी उम्र आपकी लगभग 30 दिन तक हो सकती है, 30 डेज यानी, ठीक है, 1 महीना मान लो। नीचे दिया गया धान का खेत, ये भी 4 महीने 5 महीने दिया गया, 4 से 5 मंथ चलता है। ठीक है, 4 से 5 मंथ। और ये कछुआ आपका 100 to 150 ईयर्स यानी कि 100 से 150 साल जिएगा। बरगद का जो पेड़ है आपका वो 200-300 साल तक जीता होता है। तो मेडिकल क्या करता है, यहाँ से नीट से, तो बोर्ड में तो कोई बात नहीं है, नीट में यहाँ से भी सवाल पूछ ही लिया जाएगा कि इसकी उम्र कितनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है कि जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है। संतति यानी प्रोजेनी, जो उनके बच्चे हुए हैं, उनमें वृद्धि होती है और उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वे नई संतति को जन्म देते हैं। तो देखिए ये है कि पहले तो जो पहले से उपस्थित जीव हैं वो जन्म देते हैं, उनमें जो पैदा होते हैं, उन पैदा होने के बाद वो फिर मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद उनमें फिर से जो है जनन करने की क्षमता आती है, फिर से वो नई संतानों को जन्म देते हैं। और यह चक्र जो है जन्म करने का, वृद्धि का, मृत्यु का लगातार चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखनी है आपको कि जीवन में जो जनन होता है उससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर एक जाति की जो एक जाति है वो आपकी बनी रहती है। सपोज करो कि मान लो कि अगर मान लो जनन ना हो, मान लो मानव जो है मनुष्य जनन करना छोड़ दें, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जो जाति की निरंतरता है वो समाप्त हो जाएगी, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज नहीं रहेगी, यानी पृथ्वी पर से जो मनुष्य जाति है वो समाप्त हो जाएगी। तो अपनी जाति को बचाए रखने के लिए जनन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। ठीक है, जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म यानी जो इंडिविजुअल है वो कैसा है और वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ जो है 2 तरह का जनन पाया जाता है, जिनमें से एक जो होता है वो आपका लैंगिक जनन होता है, दूसरा जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है।
यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो लिखा गया है कि जनन की क्रिया दो प्रकार की होती है अथवा एक या दो जीवों के बीच की भागीदारी पर निर्भर करती है, जबकि जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा, देखो ध्यान से पढ़ना, ये आपका नीट में आएगा यहाँ से ना, जब संतति की उत्पत्ति केवल एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ से देखो सवाल क्या आता है, आपने अभी तक आज तक पढ़ा होगा कि भाई जो गैमेट होते हैं वो हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में ऐसे होता है कि भाई मान लो कि एक कोशिका है ये, ठीक है, सपोज मान लो हमारी मान लो ह्यूमन बीइंग की मान लो, इसमें मान लो 46 क्रोमोसोम होते हैं और फिर ये युग्मक बनाता है। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है, 23 रह जाते हैं। और ये मान लो आपकी मादा है और ये आपका नर है मनुष्य का, और इसमें भी कितने क्रोमोसोम हैं, 46 हैं। और उसके बाद जो है यहाँ भी युग्मक का निर्माण होता है, उसमें भी 23 गुणसूत्र आते हैं। फिर ये 23 और 23 गुणसूत्र वापस से निषेचन कर करके दोबारा से जुड़ के 46 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ये बनता है युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज जो बनता है इसमें क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये इससे आगे जो निर्माण होगा वो भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से फिर आगे क्या निर्माण होगा आपका, उसका निर्माण होगा, परिपक्व एक अडल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि यहाँ देखो युग्मक का निर्माण हुआ है, आपका क्या निर्माण हुआ है, युग्मक, यहाँ बने हैं युग्मक। तो युग्मक जो होते हैं वो हमेशा ही गुणसूत्रों का एक ही सेट रखते हैं। युग्मक में कभी भी गुणसूत्रों के दो सेट नहीं होते, जितने भी हैं वो एक ही हैं, जोड़ों में नहीं है। तो ऊपर आपकी कोशिका जो थी इसमें 46 थे, इसमें गुणसूत्र जोड़े में थे, लाइक ऐसे पेयर में 23 जोड़े। तो अभी क्या है कि यहाँ युग्मकों में जोड़े नहीं मिलते हैं, एक ही सेट मिलता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो था लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जुड़ते हैं, निषेचन होता है, जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की तो हमने ये नहीं पढ़ा होता कि अलैंगिक जनन में गैमेट बनते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी अलैंगिक जनन होगा तो उसमें गैमेट बनना, युग्मक बनना अलग बात है, बने या ना बने, मतलब जो आपका ये जनन होगा अलैंगिक वाला, इसमें युग्मक बने या ना बने, युग्मक बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं, परंतु युग्मकों का निषेचन नहीं होगा। ध्यान रखना है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, दो जनक नहीं होते, और वो जनक युग्मक बनाए या फिर युग्मक ना बनाए, लेकिन युग्मकों का निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ इन्हें लिखना चाहिए था कि गैमेट बनते हो या ना बनते हो, परंतु युग्मकों का निषेचन नहीं होता, युग्मन नहीं होता, जुड़ते नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा, युग्मक बनते हैं, फिर युग्मन होता है, युग्मन मतलब निषेचन होता है, और उसके बाद जो है जनन क्या कहलाता है, लैंगिक। तो ये लैंगिक जनन की परिभाषा हो सकती है, ऊपर वाली परिभाषा जो है वो आपकी अलैंगिक जनन की हो सकती है। तो ठीक है ना। चलिए अब इन्होंने अच्छे से क्या बताया है, अलैंगिक जनन को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, शुरू किया है अलैंगिक जनन बताना। तो अलैंगिक जनन में इन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस विधि में जो एक जीव होता है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो उसके विभिन्न प्रकार से अलैंगिक जनन में संतान उत्पत्ति होती है। तो कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा। तो आप एक बार एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहना। लिखा है कि इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, जो संतानें उत्पन्न होती है, वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अब यह बात जानने की कोशिश कीजिएगा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो हूबहू आइडेंटिकल आदर्श कॉपी होती हैं अपने माता पिता की, या माता पिता मतलब वो जिसके भी हैं, तो भले ही एक कोशिका से भी बने हों या फिर किसी बहुकोश के जीव से बने हों, तो जो बनने वाली संतान होती है वो अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है। ठीक है। तो इस बात को अगर मान लो कि संतानें अपने माता पिता से आकार में और अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक का मतलब गुणसूत्रों की संख्या से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आकार भी उनका और गुणसूत्रों की संख्या भी उसमें समान हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो क्लोन हैं। क्या है? क्लोन है। क्या है? क्लोन। समझ आई बात को? ये ध्यान रखना कि जो जनक होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बीच और उनकी संतानों के बीच अनुवांशिक पदार्थ को लेकर के और लक्षणों को लेकर के कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। तो इस तरह अलैंगिक जनन से फलस्वरूप जो
उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन की परिभाषा है, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि क्लोन जो है वो आकार, ये केवल आकार में एक जैसे होते हैं या फिर आनुवांशिक रूप से भी एक जैसे होते हैं। तब आपको ध्यान रखना होगा कि गुणसूत्रों की संख्या भी माता पिता की तरह ही समान होती है। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बन जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इस तरह का जो जनन होता है वो थोड़ा तेजी से होता है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये विशेष प्रकार के जो है कोशिकाएं पाई जाएंगी जो कि जनन में भाग लेती हैं। तो इनमें शरीर के कुछ कहीं से भी बॉडी पार्ट से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई विशेष प्रकार से जैसे लैंगिक जनन के लिए विशेष प्रकार से ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। फिर लिखा है कि आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक आदि में पाया जाता है, मतलब साधारण जीवों में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन कहाँ देखने को मिलता है, एकल जीव। ठीक है, एकल जीव मतलब जो एक ही कोशिका के बने हुए हैं। कुछ पादप साधारण जीवों में पाया जाता है। ठीक है, पादपों में और साधारण जीवों में भी। बात समझने की कोशिश करना, जो आपके जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उच्च वर्ग के जो आपके जंतु हैं, उनमें अलैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो सामान्य जंतु होते हैं उनमें आपको अलैंगिक जनन देखने को मिल जाता है। लिखा है प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव। यहाँ से आपसे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा हैं, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, प्रोटिस्टा में आपके कौन रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में आपके रखे गए हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय और सुकेंद्रीय। सुकेंद्रीय का मतलब होता है जिनके अंदर कोशिकाओं में गुणसूत्र एक केंद्रक के अंदर बंद रहते हैं। तो उनको किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। जबकि मोनेरा में जो रखे गए हैं वो आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनमें गुणसूत्र यानी जिनमें जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर बंद नहीं रहता, वहाँ केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, तो मोनेरा के लिए कौन है? प्रोकैरियोटिक। और जो सुकेंद्रीय हैं यानी यूकैरियोटिक जो है प्रोटिस्टा के लिए। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई बताओ प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जो किस प्रकार का जो है जनन होता है। तब आप बताओगे, ये लाइन आपकी जो नीचे दी गई है ये इसका आंसर होगा कि भाई इन जीवों में प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी लिखी हुई आएगी पेपर में, आपको सही करनी होती है या फिर आंसर में लिखनी होती है कि प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में कोशिका विभाजन ही जनन है। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में कोशिका विभाजन ही जनन है। ये आप ध्यान से सुनना बात, इनमें कोशिका विभाजन यानी जनन यानी एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या होता है कि सिंगल सेल तो होते ही हैं, एक कोशिका होती है, डिवाइड करते हैं, दो बन जाते हैं। तो अब जनन कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं होता इनके अंदर, जनन और कोशिका विभाजन एक ही लाइन होती है। तो यह भी ध्यान रखना। ठीक है, वो भी लिखा है इन्होंने कि समसूत्री कोशिका विभाजन। तो दो तरह का आपने 11वीं कक्षा में अपने पढ़ा होगा, एक सूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री होता है। समसूत्री में ऐसा होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है उस विभाजन के पश्चात उतनी ही रहती है जितनी पहले वाली कोशिका में होती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये अमीबा आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि केंद्रक है, ये केंद्रक के अंदर क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे, और आपको ये दो केंद्रक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये केंद्रक जो बन रहे हैं आपके ये सूत्री विभाजन से ही बन रहे हैं। सूत्री विभाजन यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जितनी भी रही होगी, नई बनने वाले केंद्रक के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी। जो नया बनने वाला केंद्रक होगा उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लाइन है, बहुत से एकल जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से बदल जाता है। तो अब यहाँ इसके बातें आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझें। यहाँ से आपसा मेडिकल में नीट में सवाल आ जाता है, बोर्ड भी आपसे पूछता है कि द्विविभाजन जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, पहले तो आप ये चित्र देखने की कोशिश कीजिएगा जो आपके सामने है। इसमें आपको दिखेगा कि भाई जो द्विविभाजन है, जब द्विविभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका का पहले उसका केंद्रक विभाजित हो और उसके केंद्रक के विभाजित होने के पश्चात जो है कोशिका जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाए। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये पहले अमीबा में दिखाया गया है। तो अमीबा में आपका जो है कोई तरीका नहीं है द्विविभाजन का। ये जो चित्र है ऊपर ये आपका किसका है?
द्विविभाजन का चित्र है। ठीक है, तो इस द्विविभाजन में देखो आपको कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अमीबा में तो आपका इस तरह से होता है कि कहीं से भी किसी भी सरफेस के किसी भी एंगल से अमीबा जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, कोई तरीका नहीं है, सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी दो हो जाएगा, बस पहले केंद्रक दो भागों में बटे और फिर ये दो भागों में बढ़ जाए। लेकिन आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपका दिया हुआ है यूग्लिना, ये क्या है आपका यूग्लिना, और दूसरा आपका है पैरामीशियम। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ से आपसे मेडिकल में सवाल पूछा जाएगा, तब आपका आंसर होगा कि भैया यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत, ठीक है, यूग्लिना में जो आपका द्विविभाजन है जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहा जाता है, वो आपका लंबवत है, लॉन्गिट्यूडिनल है। मतलब देखो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, आप देख सकते हैं इस प्लेन को यहाँ से यहाँ इस तरह से बन रहा है। जबकि आप इस पैरामीशियम में देखोगे तो पैरामीशियम आपका यूं, ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसवर्स, पैरामीशियम में आपका ट्रांसवर्स डिवीजन है, जबकि जो आपका ये है यूग्लिना इसमें आपका लॉन्गिट्यूडिनल है। तो आपसे दो सवाल यहाँ से एक्स्ट्रा बन जाते हैं, पैरामीशियम का भी पूछ लेते हैं और उसका पूछ लेते हैं यूग्लिना का भी। तो ध्यान रखना पैरामीशियम का है तो आपका आंसर होगा ट्रांसवर्स, आप उसको ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। ठीक है, जबकि आपका यूग्लिना का पूछा जाए तो आपका होगा लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ से आपको पैरामीशियम से एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखो उसको, इसके अंदर आपको ध्यान से देखने पर दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं पैरामीशियम के अंदर। एक इसका छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, एक इसका बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। तो दो तरह के न्यूक्लियस आपको यहाँ दिखाई देते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो, यानी बड़ा दीर्घ केंद्रक और एक सूक्ष्म केंद्रक। तो जो आपका दीर्घ केंद्रक होता है ये इसके शरीर के अन्य गुणों को कंट्रोल करता होता है, जबकि जो जनन होता है, जनन में केवल इसका माइक्रो न्यूक्लियस भाग लेता है। तो ये ध्यान रखना कि केवल जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस है वो किस में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जनन केंद्रक है इसका ये। ठीक है, तो ये सवाल आता है कि भाई बताओ पैरामीशियम में जनन केंद्रक का काम कौन से वाला करता है, तब आपका आंसर होगा कि जनन केंद्रक का काम जो करता है वो सूक्ष्म केंद्रक यानी माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ आपको कुछ जो है चित्र दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं। इनमें जो है इनसे सबसे सवाल आता है, एक एक करके पहले हम इनको डायग्राम्स को ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको इन्होंने दिखाया है ये क्लेमाइडोमोनास का जो है जो डायग्राम है, ये क्लेमाइडोमोनास का है। तो देखिए दो तरह से आपको ये बताया गया है, ये जो इधर वाले दोनों डायग्राम है, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों में आपको दिखेगा ये बीजाणु जनन पढ़ाया गया है। क्या बताया गया है, बीजाणु जनन। ठीक है, तो बीजाणु जनन जो होता है उसमें क्या होता है, बीजाणु जनन में जो आपका जो कोशिका होती है, जो मान लो जो आपका जो पेरेंटल सेल है, मात्र कोशिका जो है, उसमें से कुछ अंकुरित होकर के उसके अंदर से पहले उसके अंदर विभाजन होता है केंद्रक का, फिर छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं और उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर यानी जो संरचना बनती है उनको क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। उनकी एक कोशिका की पतली सी भित्ति होती है, छोटी सी उनकी मेम्ब्रेन यानी कला जो उनके ऊपर होती है, पतली सी होती है भित्ति, और वो जो है स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं तो फिर वो जा करके एक नई कोशिकाओं का जन्म देते होते हैं। तो बीजाणु जनन में आप देखिए नीचे आपको एक कवक जो है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि आपका क्या है, पेनिसिलियम है। ये आपका पेनिसिलियम है। तो आपसे सवाल आता है कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन के लिए क्या होता है, तब आपका आंसर होगा कि भाई पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन के लिए कोनिडिया होते हैं। तो कोनिडिया देखिए क्या है, कोनिडिया क्या होता है, ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं इसको कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। तो भाई कोनिडियोफोर जो होती है इस पर आपके क्या लगे रहेंगे, कोनिडिया। ये होता क्या है कि आगे जो आपका नीचे तो तंतु ही रहता है, मतलब आपको पता होगा 11वीं क्लास में कि जो आपका कवक होते हैं वो आपके इस तरह से माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है, जाल जैसा बनाते हैं। तो इसमें से कुछ स्ट्रक्चर यानी कि ऊपर की तरफ कोट करके कोनिडियोफोर बना हुआ है। इस कोनिडियोफोर से आपको निकलते हुए दिखाएंगे कोनिडिया। कोनिडिया जो हैं ये अंदर नहीं बनते होते हैं, ये बाहर से ही बनते हैं, मतलब सेपरेट होके देखो ऊपर से एक एक हटता जाएगा और जहाँ भी ये जाएगा, मान लो एक कोनिडिया नीचे गिरेगा तो फिर ये अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा और उग करके एक नया कवक बना देगा। ठीक है ना बात को।
तो बीजाणु जनन आपको कुछ जो लोअर यानी शैवालों में और कवकों में, इनमें आपको बीजाणु जनन देखने को मिलता होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के बीजाणु होते हैं, कहीं चल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु मतलब कि जो जिनमें फ्लैजिला होती है, तो ये ऊपर देखो नीचे लिखा है क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु। तो चल बीजाणु अगर आपसे पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें चलने के लिए क्या हो, फ्लैजिला हो। ठीक है, फ्लैजिला मतलब कि मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती हो चलाने फिराने के लिए, उसको क्या कहते होते हैं, फ्लैजिला। हिंदी में कहते हैं कशाभिका। ठीक है ना, तो कशाभिका ये है, कशाभ। तो इसका काम क्या होता है कि ये आपके जो कोशिका होती है इसके मूवमेंट में काम करती होती है, चलाने फिराने में, तो इनको बोलते हैं चल बीजाणु। तो ये सवाल आता है कि क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, तब आपका आंसर होगा चल बीजाणु होते हैं। अगर आपसे पेनिसिलियम में पूछा गया, पेनिसिलियम जो कि आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, उसमें आपको देखने को मिलता है कोनिडिया। तो आपको एस्कोमाइसिटीज में ही कोनिडिया देखने को मिलता है, ऐसा भी आंसर आता है। आपसे पूछेंगे कि एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कोनिडिया देखने को मिलता है। दूसरे जो 2 डायग्राम दिए गए हैं उनमें से एक आपका ऊपर वाला जो दिया गया है, इसको मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन का मतलब होता है कली का बनना, बडिंग होना। तो बडिंग होना मतलब कि इसमें से देखो एक आउटग्रोथ जैसी निकल रही है बाहर, इसको कहते हैं कलिका। तो होता क्या है कि देखो कई तरह का आपका मुकुलन होता है, 2 तरह का होता है। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपका किसका बना हुआ है, हाइड्रा का बना हुआ है। इस हाइड्रा के मुकुलन में आप देखें हुआ क्या है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर एक मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय एक संरचना बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कलिका कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कोशिका विभाजन शुरू हुआ होगा, विभाजित होते होते एक संरचना बननी शुरू हुई, और फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ये संरचना यहाँ से अलग हो जाएगी और एक नए हाइड्रा को जन्म देगी। ठीक है ना, तो इसमें होता यही है कि माइटोसिस हुई होती है। देखो ये स्ट्रक्चर कलिका जो बनी है, ये बहुकोशिकीय संरचना है, ये कोई एक कोशिकीय संरचना तो नहीं है। ठीक है ना, बहुकोशिकीय है ये। तो 2 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखो एक तो आपको मान लो ईस्ट है, सपोज करो आपने सुना होगा ईस्ट, तो ये ईस्ट है मान लो। तो ईस्ट में भी आपका मुकुलन देखने को मिलता है, जबकि ईस्ट आपका कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। वहाँ आपका क्या होगा, पहले इसके अंदर से एक इस तरह का उभार जैसा बाहर निकलता है, इसका केंद्रक फिर सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, और सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के इसका केंद्रक जो है वो इस मुकुल में, इस कलिका में चला जाता है, और ये फिर कलिका जो है यहाँ से अलग हो जाएगी और फिर ये जाकर के एक नए ईस्ट की कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये आपका क्या हुआ, ईस्ट में। ठीक है, ये किसमें हुआ, ईस्ट में। तो आपका ईस्ट में मुकुलन जो है वो कैसा है, एक कोशिका से, एक कोशिकीय है। जबकि हाइड्रा की अगर बात करोगे तो कलिका जो बनती है वो आपकी कैसी है, बहुकोशिकीय कलिका है, फिर वो अलग होती है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करती होती है। ठीक है ना, इसको कहते हैं मुकुलन। यहाँ लिखा है हाइड्रा में कलिका, ठीक है, तो इसका नाम है मुकुलन। तो आपसे पूछ लेंगे कि भैया बताओ मुकुलन आपको किस में देखने को मिलता है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रा में और ईस्ट में। एक कोशिकीय पूछा तो ईस्ट में, बहुकोशिकीय पूछा तो हाइड्रा में, आप उसका एग्जाम्पल देंगे। अगला आपका फोटो बना हुआ है जैम्यूल का, स्पंज में जैम्यूल। तो भैया जैम्यूल जो है ज़्यादातर स्पंज में मिलते होते हैं। जैम्यूल में होता क्या है कि जो क्या बोलते हैं, जो आपका ये जो आपको दिख रही है सेल्स, इसके अंदर कोशिकाएं टाइप की दिखाई दे रही होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये अगर इस जगह से, जिसको ऊपर वाला पार्ट है, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, अगर ये यहाँ से बाहर निकलती हैं तो ये जर्मिनेट कर करके नया स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो स्पॉन्ज आपके होते तो जंतु हैं, देखिए स्पॉन्ज आपके किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। तो यहाँ स्पॉन्ज जो आपके जंतुओं में आते हैं, लेकिन इनमें भी कैसा जनन देखने को मिल रहा है, इनमें भी आपको अलैंगिक जनन देखने को मिल रहा है, वो भी किसकी हेल्प से, जैम्यूल की हेल्प से। तो जैम्यूल एक संरचना होती है, एक इस जैम्यूल को कलिका कहा जाता है। इसके अंदर आपको कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये कोशिकाएं जो हैं इस ऊपर वाले पार्ट से बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये इसका माइक्रोपाइल कहलाता है, मुख कहलाएगा इसका। तो इस माइक्रोपाइल से बाहर आती हैं और बाहर आकर के निर्माण करती हैं नए स्पॉन्ज का। ठीक है ना, तो ये सवाल आता है कि जैम्यूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं। जैम्यूल्स आपके स्पॉन्ज में देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि भैया जैसे वो पीछे वाली बात थी कि जैसे अमीबा और पैरामीशियम में आपको द्विविभाजन देखने को मिलता है, लिखा है ईस्ट में यह है विभाजन एक समान नहीं होता। तो हम ऊपर ईस्ट का डायग्राम तो नहीं है, मैंने आपको बताया कि भाई ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। तो ईस्ट में कलिकाएं बनती हैं, मुकुल बनती हैं, इसको मुकुलन कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बडिंग कहते हैं।
जो प्रारंभ में जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर ईस्ट में परिपक्व हो जाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है, तब आपका आंसर होगा कि ईस्ट में जनन जो है वो मुकुलन से होता है। बडिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं और मुकुलन उसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो मुकुलन में होता है वही है कि इसके पहले आउटग्रोथ बनती है, एक बाहर को एक संरचना बनती है, वृद्धि होकर के छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं और उन छोटी छोटी संरचनाओं में गुणसूत्र जो है यानी कि जो डीएनए है वो उसका जो केंद्रक है वो उसका सूत्री विभाजन से विभाजित होकर के आ जाता है और फिर वो कलिकाएं अलग हो जाती हैं और एक नए ईस्ट को जन्म देती होती है। तो ये आपका आंसर है यहाँ से। अगला सवाल लिखा है कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है। तो भैया देखो ये एक विशेष प्रकार का जनन जो कि अमीबा में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अमीबा बना हुआ है। इसने क्या किया कि अंदर एक सिस्ट का फॉर्मेशन किया। सिस्ट मतलब कि जो है एक ऐसी एक संरचना बनाई जिसमें कि बहुत सारे केंद्रक, पहले इसका जो केंद्रक था कई सारे केंद्रकों में बार बार विभाजित हुआ और उन सब केंद्रकों ने छोटे छोटे स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बना लिए होते हैं। अंदर ये एक बीजाणु जैसी स्ट्रक्चर बना ली होती है संरचना। इन बीजाणु जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, सूडोपोडियोस्पोर्स। तो भाई जो आपके सूडोपोडियोस्पोर्स होते हैं ये आपके, क्योंकि हुआ क्या होता है, देखो लिखा है कि पादाब यानी कि जो इसने सूडोपोडिया हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं पादाब। इसने अपने पादाब को संकुचित कर लेता है तथा अपना परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण बनाता है। तो कठोर आवरण बनने का मतलब ही क्या होता है? सिस्ट बनना होता है। जब आवरण चारों तरफ का कठोर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? सिस्ट का निर्माण हुआ है, जिसे पुटी कहते हैं या फिर सिस्ट कहते हैं, पुटिका भी कहते हैं, कोई कोई पुटिका के नाम से जाना जाता है। एंड इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। तो इंसिस्टन इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंसिस्टेशन। तो ये सवाल आता है आपसे कि पुटी भवन कौन करता है, तब आपका आंसर होगा कि अमीबा विशेष परिस्थितियों में ऐसा करता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। तो बहुखंडन का मतलब होता है मल्टीपल फिजन। एक तो द्विविभाजन होता है, द्विखंडन, एक बहुखंडन। तो बहुखंडन जो है आपका वो उसमें भी देखने को मिलता है आपका। उसका उदाहरण यहाँ दे देते हैं बहुखंडन का या बहुविभाजन, एक ही बात है। बहुखंडन, तो बहुखंडन का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जो आपका वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी कि जो मलेरिया का परजीवी है वो भी आपका बहुखंडन से ही जनन करता होता है। बहुखंडन में होता ये है कि पहले एक कोशिका होती है, उसका जो केंद्रक होता है वो कई केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे केंद्रक बना लेता है। उसके पश्चात हर एक केंद्रक जो है वो अपने चारों तरफ छोटा छोटा कोशिका द्रव्य लेकर के, थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर के नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, ठीक है। और फिर ये कोशिका पहले वाली फट जाती है और ये बाहर निकल जाती है और नए जीव में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ अमीबा आपका विशेष परिस्थितियाँ आने पर, जब विशेष परिस्थितियाँ आती हैं तो उस समय पर ये अमीबा आपका पहले तो अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करता है, फिर उसके अंदर अपने केंद्रक को विभाजित करता है और हर एक केंद्रक जो है वो आपका सूक्ष्म अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा इसके अंदर से जब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो लिखा है कि तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाब उत्पन्न करता है। पुटी की भित्ति फट जाने से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं। इनके अनेक अमीबा विकसित होते हैं, इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। तो ये स्पोरुलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर्स का यानी बीजाणुओं का बाहर निकलना हो गया। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछा गया है, पेपर में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, दोनों जगह आएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ आपको कुछ चित्र देखने को मिल रहे हैं अगले पेज पर, जो कि आपके पादपों में अलैंगिक जनन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। पादप में अलैंगिक जनन किस तरह से होता है उस तरह उसको दर्शा रहे हैं। उसमें भी ये जो दिखाया जा रहा है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के जो चित्र हैं वो हैं। कायिक प्रवर्धन जो है वो आपका ये होता है कि जब
कोई पादप का कोई अंग यानी प्लांट का कोई अंग रूपांतरित भाग या फिर उसका कोई बदला हुआ भाग मात्र पौधे से, यानी जो पेरेंटल प्लांट है आपका, उस मात्र पौधे से अलग होकर के एक नया पौधा बना देता है, तो इसको क्या कहते होते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन सीधी बात है कि पादप के शरीर से कोई उसका अंग, उसकी जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग उसका अगर उससे अलग हो जाए या फिर उसमें रहते हुए भी उसके अंदर से ज़मीन पर आकर के कोई उस नया प्लांट बनना शुरू हो जाए, तब इस प्रक्रिया को आपके कायिक परिवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इसमें क्या होता है कि जो भाग जो हैं क्या बोलते हैं उसको, जो भाग इसके भाग परिवर्तन में भाग लेते हैं, मतलब जो जनन में भाग लेते हैं, वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझाया गया है। उससे पहले आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो स्पायरोगायरा आपका होता है, स्पायरोगायरा जो आपका यानी कि जो समुद्री रेशम भी उसको कहा जाता है, उसमें आपका जनन किस प्रकार से होता है। ये एक शैवाल है जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें आपका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन इसको हिंदी में कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, या फिर विखंडन इसको कहा जाता है। तो भैया इसमें ध्यान रखना फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है। खंडी भवन हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, अलग अलग किताबें इसके अलग अलग नाम से कहती हैं, एनसीईआरटी ने तो नहीं बताया, खंडी भवन, ठीक है ना। तो भैया खंडी भवन में होता ये है कि कोई बहुकोशिकीय, देखिए द्विविभाजन होता है कि कोई एक कोशिकीय जीव दो भागों में बंट जाए और नए जीव बना दे, तो वो द्विविभाजन है। लेकिन जब आपका कोई बहुकोशिकीय जीव, जंतु, पादप अगर कई टुकड़ों में टूट जाता है तो हर एक टुकड़ा उसका एक नया जीव बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रक्रिया को आपका फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आपकी बताई नहीं गई है, तो यहाँ बस लिख देते हैं कि बहुकोशिकीय जीव जब विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खंडी भवन कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण इसका मैं दे देता हूँ। उदाहरण जो है इसका वो है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक आपका शैवाल होता है। एक और लिख देते हैं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स भी आपका एक शैवाल है। इनमें आपको खंडी भवन देखने को मिलता है। बाकी एग्जाम्पल जो बराबर में दिए गए हैं इनको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो आपको सबसे पहले जो दिखाया गया है, इन्होंने जो चित्र में आप देख रहे हैं कि ये आपका सबसे पहले आलू, आपको पोटैटो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कायिक परिवर्धन का चित्र है। कायिक परिवर्धन के चित्र में सबसे पहले आपको जो दिखाया ये कंद है। एक्चुअली क्या है? कंद। आलू क्या होता है? भूमिगत तना होता है, इसको हम क्या कहते होते हैं? कंद। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि भोजन के संचय के कारण, भोजन इसमें इकट्ठा होने के कारण जो ये भूमिगत तना आपका, इसके अंदर भूमिगत तना जो होता है इसमें कुछ कलिकाएं, जैसे क्योंकि तना है तो आपको पता होना चाहिए कि तने में की खास बात होती है कि तने में जो है कलिकाएं होती हैं। कलिकाएं का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल कोई तना देखेंगे तो उसमें आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कोई पत्ती है और इस पत्ती के बराबर में यहाँ इस एंगल पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, इस एंगल पर क्या मिलते हैं? कक्षस्थ कलिकाएं। तो जबकि हम कह रहे हैं कि जो आपका ये आलू है, ये आपका कंद है, तो इस कंद में हुआ क्या है कि वो कक्षस्थ कलिकाएं जो थी वो पत्तियों से घिरी हुई, ठीक है, शल्क पत्र जो होते हैं उनसे ढकी रहती हैं, उनको हम कहते हैं आँखें, यानी आइज़ कहते हैं उनको। तो आपको कोई सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ आइज़ के अंदर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भाई आइज़ के अंदर जो है कक्षस्थ कलिका होती है, एक्सिलरी बड कहते हैं इसको। तो होता ये है, नॉर्मली सामान्य प्लांट में तने में जो कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं उनसे आपके नई ब्रांच निकलती हैं।
तो आलू भी आपका एक तना है, तो उसमें जो कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं वो आप करके अनुकूल समय में अंकुरित होकर के पौधे, नया पौधा बना देती हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो आपकी कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं वो अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ये आप बात ध्यान रखना। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आलू का जो कंद होता है आपका, इसमें आपको नोड्स नहीं मिलती हैं। नोड्स मतलब आपके सामान्य तनों में क्या होता है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। नोड को हम कहते हैं पर्व संधियाँ, बीच का जो स्थान है इसको कहते हैं पर्व, ठीक है ना, बात समझ आई। तो पर्व के बीच में क्या होती हैं, पर्व संधियाँ होती हैं। सामान्य ये तने की कैरेक्टर है, हर एक तने में आपको पर्व संधियाँ देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पर इसमें पर्व नहीं होते हैं। यहाँ जो होती हैं कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, उन्हीं से नया पौधा जर्मिनेट करता है, उगता होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कंद। तो एक तरीका आपसे पूछा है कि कंद बताओ किसमें मिलता है, तो आपका आंसर होगा आलू में, यानी पोटैटो में आपको क्या मिलता है, कंद मिलता है, और उसी से कायिक परिवर्तन से नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरा जो डायग्राम आपको, जो दूसरा चित्र दिया गया है, नीचे लिखा है अदरक का प्रकंद, तो ये आपका दूसरे वाला क्या है भाई, प्रकंद है। देखिए कंद और प्रकंद में फर्क होता है। कंद भी जो है आपका भूमिगत तना है, प्रकंद भी आपका भूमिगत तना है, लेकिन ये क्या होता है कि ये भूमि के अंदर यानी ज़मीन के अंदर जो होता है समानांतरी, मतलब लगातार ज़मीन में चलता रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वृद्धि करता होता है, बढ़ता होता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको पर्व और पर्व संधि मिलेंगे। देखो ये इस डायग्राम से ही बनने वाला सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ नहीं सकते। आपसे कहेंगे, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, बच्चे को पता है कि भाई इस टाइम में तो पर्व संधियाँ मिलती हैं, तो बच्चा पोटैटो में भी लगा देगा हाँ भाई होती हैं, जबकि उसका ये सवाल गलत जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से देखो बनता है कि आपका जो प्रकंद है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है राइजोम, तो भैया राइजोम में आपको क्या मिलता है, पर्व संधियाँ मिलती हैं और पर्व भी मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। पर ये कंडेंस्ड होते हैं। कंडेंस होने का मतलब देखो यहाँ हमने सामान्य तने में, गन्ने में आपने देखा होगा भाई, गन्ने में क्या होता है, गन्ने में एक पर्व संधि, फिर एक लंबी सी पर्व होती है जिसको आप खाते होते हैं, फिर पर्व संधि, ऐसे होता है। आम में आपको ये दिखाई नहीं देती हैं, होती जबकि सभी स्टेम में है, सभी तनों में मिलती हैं। इसी तरह जो आपका अदरक है भैया, ये भी आपका एक प्रकंद है, तना है, भूमिगत तना है, उसमें आपको पर्व संधियाँ पर्व मिलेंगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, पर्व संधियाँ जो होती हैं वो कंडेंस्ड होती हैं। कंडेंस का मतलब पास पास होती हैं, दूर दूर के, उनके बीच में पर्व नहीं मिलते होते, और सारे के ऊपर इसके शल्क पत्र ढके रहते हैं। तो ब्राउन ब्राउन जो ये दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं शल्क पत्र। शल्क पत्र मतलब ब्राउनिश लीफ, जो ब्राउन कलर की लीफ होती हैं स्टेम में, उनको हम क्या कहते हैं, शल्क पत्र होते हैं, ठीक है ना। जिन शल्क पत्रों में आपको क्या मिलती होती है, जो पर्व संधियाँ जो हैं वो आपकी किससे ढकी रहती हैं, शल्क पत्रों से ढकी रहेंगी। शल्क पत्र मतलब स्केली लीव्स इंग्लिश में उनको कहा जाता है। तो पर्व संधि के ऊपर ढका रहेगा मतलब स्केली लीव्स, शल्क पत्र ब्राउन ब्राउन कलर के, उनके नीचे मतलब कि उसमें आपको क्या मिलती है, कक्षस्थ कलिका मिलती है, और उन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। ध्यान रखें, नया पौधा निकल रहा है तने से, तो वो कक्षस्थ कलिका से ही निकल रहा है। तो ये सवाल आपका यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नीचे लिखा है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल का मतलब देखो क्या होता है कि यदि जो भ्रूण होता है, भ्रूण में एक पार्ट होता है रेडिकल, यदि रेडिकल को छोड़ करके कहीं और किसी और पार्ट से जड़ें निकलती हैं तो उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। तो ये आपका तना है, तने से निकलने वाली जड़ें आपकी क्या कहलाएंगी, अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी, ठीक है ना भाई बात। चलिए फिर आपको एक डायग्राम नीचे दिखाया है, ये आपको लग तो रहा होगा कि भाई ये आलू प्याज लहसुन टाइप का, लेकिन ये नहीं, आलू प्याज लहसुन टाइप का ही नहीं है। इसको बोलते होते हैं बल्बिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल्बिल। तो आपके सवाल आएगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ भाई अगेव की जो बल्बिल है, इंग्लिश में यहाँ इन्होंने बताया, हिंदी में नहीं बताया। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकलिका, प्रकलिका, ठीक है। तो सवाल आता है कि भाई बताइए प्रकलिका क्या है। तो प्रकलिका एक प्रकार से कायिक जनन करने के लिए, कायिक परिवर्तन के लिए जनन अंग है, जो कि आपके फ्लोरल बड है। इस बात का बस आप ध्यान रखना कि ये एक पुष्प कलिका है। क्या है ये, एक पुष्प कलिका है। ये आपका सवाल पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि आपकी जो प्याज होती है और जो आपकी एलोवेरा होती है, उनमें भी आपको प्रकलिकाएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पुष्पों के परिवर्तन से प्रकलिकाएं मिलती होती हैं। आंसर है इसका दिया गया नीचे कि भाई अगेव की बुलबिल। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि अगेव की जो बल्बिल है, जो कि एक नए पौधे को जन्म दे रही है,
ये है क्या, एक्चुअली में ये क्या होता है, तब आपका आंसर होगा कि भाई ये एक पुष्प प्रकलिका है, फ्लोरल बर्ड है। ये क्या है, ये पुष्प पुष्प प्रकलिका। ये आपका मेडिकल में सवाल आएगा, तब आपका आंसर होगा कि फ्लोरल बर्ड ऑफ अगेव, जो फ्लोरल बर्ड होती है अगेव की, वही क्या बनाती है, प्रकलिका बनाती है, और इनसे नया पौधा जन्म लेता होता है। ठीक है बात, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। अगला आपका जो डायग्राम जो बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, ये आपका बना है उसका ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, ब्रायोफिल्लम की लीफ है। इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्रायोफिल्लम की लीफ में ये भी आपका क्या कर रही है, जनन कर रही है, जैसे कायिक परिवर्तन। क्योंकि देखो ऊपर जो है, ऊपर सब जो तने हैं उन्होंने भी कायिक परिवर्तन किया, उनसे भी नए पौधे बन रहे हैं, इससे भी पत्ती से भी नए पौधे बन रहे हैं। बस ध्यान का रखना होता है कि इसमें ब्रायोफिल्लम में एक और इसका एग्जाम्पल होता है कैलेंचो। तो कैलेंचो यहाँ नहीं दिया गया है, मैं लिख दूंगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ लिखा है ब्रायोफिल्लम एंड कैलेंचो, भी लिख देते हैं यहाँ पर, कैलेंचो। ब्रायोफिल्लम और कैलेंचो में आपकी जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। ये सवाल आपका पूछा जाएगा। पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं, एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती हैं। आपसे पूछेंगे ब्रायोफिल्लम में जनन कैसे होता है, तब आपका आंसर होगा कि भाई पत्तियों के किनारों पर जो अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, उनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, और जो छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं उनमें पहले जड़ें बनती हैं, जड़ों से वो जो है मिनरल, न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं। इनकी पत्तियों में भोजन जो है काफ़ी मात्रा में रहता है, जो कि इनको मतलब सहायता देता है उगने के टाइम पर। क्योंकि शुरुआत में तो ये प्रकाश संश्लेषण तो एकदम से करने नहीं लगेंगे भाई, ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना शुरू कर देंगे। तो इनकी पत्तियां जो है काफ़ी सारा भोजन जो है संचित करके रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं, और बाद में आराम से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगी फिर ये प्लांट बहुत सारे उग जाते हैं। तो सवाल आता है ब्रायोफिल्लम में कौन हेल्प करता है, मार्जिन्स, ध्यान रखना, किनारों पर, मार्जिन पर पाए जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट एक डायग्राम जो आपको दिया गया, ये आपका दिया है भूस्तारिका। भैया भूस्तारिका अंग्रेजी में कहते हैं ऑफसेट, क्या कहते हैं, OFFCET, और बता देता हूँ मैं आपको ऐसे ही। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, खास बात जो आपको ध्यान रखनी है भूस्तारिका में, पहली बात तो ये जो नीले रंग का है ये पानी है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्वेटिक यानी जलीय पौधा है, जलीय पौधा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्व संधियाँ होती हैं, स्टेम जो आपका नोड है, देखो आपको पता है ना कि भाई स्टेम के ऊपर जो तने हैं उसके ऊपर नोड तो मिलती हैं, पर्व संधियाँ तो मिलेंगी ना। यहाँ हम लिख देते हैं पर्व संधि, ठीक है ना, पर्व संधि, जहाँ पर्व जुड़े होते हैं दैट इज पर्व संधि। तो भाई ध्यान रखना होता है कि जो पर्व संधि होती हैं वो उसकी जल में यानी पानी में डूबी होती हैं। तो भैया पानी में डूबी हुई पर्व संधि से क्या होता है, एक पत्तियों का समूह निकलता है, ये समूह में पत्तियां निकलती हैं, ऊपर निकल रही है ना, जिसमें नीचे जड़ों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो होता ये है कि ये भूस्तारिका यानी इसके बेस से एक ब्रांच निकलती है और वो जाती है लेटरली यानी पार्श्वों में जाती है, बराबर में जाती रहती है, और जा कर के उसमें जहाँ भी एक पर्व संधि होती है उससे फिर से नई पत्तियाँ निकलती हैं और जड़ें निकलती हैं। तो अगर हम इस भूस्तारिका को यहाँ से काट दें, इसको बीच में से काट दें, तो नए दो प्लांट बन जाते हैं। तो ये बीच में जो स्टेम है, जो भूस्तारिका है, ये हमारा किस में मदद कर रहा है, कायिक परिवर्धन में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो आपका समुद्र शोख जो होता है, जो आपका तालाबों में देखने को मिलता है, उसको जलकुंभी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं वाटर हयासिंथ, इन्होंने लिखा जल हयासिंथ। तो जल हयासिंथ एक अच्छा नाम नहीं है, या तो फिर कहें कि इसको बोलते हैं जलकुंभी या समुद्र शोख या फिर वाटर हयासिंथ। और एक एग्जाम्पल और है इसका, पिस्टिया। तो हम दोनों को लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ, पिस्टिया, और अंग्रेजी में दूसरा इसका नाम होता है, उसको कहते हैं इकोर्निया। क्या कहते हैं, इकोर्निया। तो भैया इकोर्निया तो आपका वही हुआ, कौन, जलकुंभी, और एक दूसरा पादप है पिस्टिया। पिस्टिया में और जलकुंभी में दोनों में आपको ऑफसेट देखने को मिलता है। ये आपका मेडिकल में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जलकुंभी मतलब इकोर्निया, वाटर एसिंथ मतलब इकोर्निया, पिस्तिया दूसरा प्लांट है, ध्यान रखना, ठीक है। यही मैं लिख देता हूँ, कभी आप कहोगे भाई ये तो पता नहीं क्या है, जलकुंभी, ठीक है। इसी को बोलते हैं समुद्र शोक, समुद्र शोक, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या मिलता है, ऑफसेट मिलता है, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये सारे डायग्राम हमने देख लिए एक एक करके। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ नहीं बताई गई, वो आपको 11वीं कक्षा में 11th में आपको बताई गई हैं। जो यहाँ दिया गया है उसको हम यहीं पे कंसिडर करेंगे, जो आपका 11th में है उसको वहीं से कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है घनकंद नहीं बताया गया, घनकंद एक चीज़ होती है कॉम, वो आपको यहाँ नहीं बताया गया घनकंद। और आपको यहाँ जो है अंतःभूस्तारी नहीं बताए गए, ठीक है, भूस्तारी नहीं बताए गए, सीधा भूस्तारी का बताया गया है। तो हमने इसी को पहले कंसिडर कर लिया है, बाकी चीज़ें मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके यहाँ बता दूंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा संरचन जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। देखो ध्यान रखना, अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। तो हमने बताया कि भाई कोनिडिया जो है वो आपका, कोनिडिया आपका एचल बीजाणु है, चलता नहीं है। कुछ में जैसे इन्होंने पीछे बताया था वो मैंने बता दिया आपको। क्या लिखा है कि कुछ में जैसे पेनिसिलियम में आपको कोनिडिया मिलते हैं और हाइड्रा में आपको कलिका मिलती है, स्पंजों में आपको जेम्यूल मिलते हैं। यहाँ बस इतना ही बताया है। फिर नीचे लिख दिया कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा ये वो, ठीक है, पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, वहीं पढ़ लेना। लिखा है जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग, पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। पादपों में कायिक परिवर्तन जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो हमने अभी आगे देखेंगे क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने इसके बारे में। तो पादपों में जो कायिक परिवर्तन की इकाई है, जैसे ऊपरी भूस्तारी, तो इन्होंने क्या बताया, ऊपरी भूस्तारी। भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई। अब देखो इन्होंने पीछे डायग्राम तो बताया नहीं है, नाम लिख दिया है ऊपरी भूस्तारी। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ऊपरी भूस्तारी क्या होता है। तो जो आपका ऊपरी भूस्तारी होता है वो आपका होता है रनर। रनर मतलब कि जो आपके जैसे दूब ग्रास देखी होगी आपने, दूबड़ा जिसको कहते हैं लोग बाग, और ठीक है, उसमें क्या होता है ऊपरी भूस्तारी में, यहाँ मैं इसको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, दूब ग्रास। तो आपको दूब ग्रास में क्या देखने को मिलता है, ऊपरी भूस्तारी। इसमें होता क्या है कि तना जो होता है वो आपका ज़मीन पर चलता होता है, मतलब जैसे सांप की तरह इधर उधर इस तरह से यूं यूं चलता होता है। उसमें होता ये है कि जो इसकी जो जहाँ जहाँ भी पर्व संधियाँ होती हैं, सपोज करो यहाँ एक पर्व संधि है, इससे जड़ें निकल जाएंगी, यहाँ एक पर्व संधि है, इससे भी जड़ें निकल जाएंगी, यहाँ पर्व संधि है, इससे जड़ें निकल जाएंगी। पर्व संधियों से जड़ें निकल जाती हैं और ऊपर जो है यहाँ पर इसके लीफ बन जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसको क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी। तो इसी तरह का हमने पीछे पढ़ा है, जो भूस्तारी का था वो आपका कहाँ था, पानी के अंदर था, यानी कि वो भी इसी तरह का था। यहाँ क्या है, ऊपरी भूस्तारी है। बस भूस्तारी का हमें ध्यान रखना होता है कि जो पर्व होता है वो छोटा होता है, और यहाँ पर्व जो है लंबे लंबे पर्व होते हैं। और ये नीचे जो पड़ा हुआ है तना है, इसका तना है, ये तना आपका कहाँ जा रहा है, ज़मीन पर सांप की तरह इस तरह से चल रहा है, मतलब विसर्पी तना कहते हैं इसको। ये सब आपके पेपर में नहीं आएगा। ये पूछने के कि ऊपरी भूस्तारी किस में देखने को मिलता है, तो ऊपरी भूस्तारी आपका दूब ग्रास में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर लिखा है प्रकंद। प्रकंद मतलब सरजोम, मतलब पता नहीं क्या लिखा है सरजोम। तो यहाँ प्रकंद आपको मैंने बताया कि इसको कहते हैं राइजोम होता है, इन्होंने गलत शायद लिख दिया होगा, ठीक है। शकरकंद, तो शकरगंध जो होता है वो आपका शकरगंधी जिसको बोलते हैं वो आपका शकरगंज होता है, वो आपका रूट का मॉडिफिकेशन है। वो भी जो एडवेंटिशियस रूट होती है आपकी, उसका मॉडिफिकेशन होता है। शकरगंधी जिसको बोलते हैं वो आपका एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। एडवेंटिशियस रूट मतलब अपस्थानिक कोई जड़ है ना, अपस्थानिक जड़ अगर आपकी जो है वो मॉडिफाई हो जाए तब वो क्या बनाती है, शकरगंध बना देती है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये शकरगंध के बारे में बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, शकरगंध लिखा है ना, तो ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, ये सवाल आ जाएगा। बल्ब जो होता है वो आपका बल्ब, प्याज के लिए आपका लिया गया एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हिंदी में शल्क, इंग्लिश वर्ड है बल्ब, हिंदी में इसको कहते हैं शल्क कंद। क्या कहते हैं, शल्क कंद, यानी कंद के ऊपर आपके कवर चढ़ा हुआ होता है,
तो ये भी किसका रूपांतरण है आपका, ये भी स्टेम यानी तने का रूपांतरण है। तना, रूपांतरित तना होता है ये भी। इसमें ये होता है कि इसके चारों तरफ जो पत्तियां होती हैं, जो सल्क पत्र होते हैं, वो जो है तने को ढक लेते हैं। तना मतलब देखो आपको बताऊं कि प्याज जो होती है उसमें तना कहाँ होता है। आपको थोड़ा लगेगा कि अच्छा, ये सपोज करो आपका प्याज का जो डायग्राम है ये, तो इसमें यहाँ पर ये होता है तना। रिड्यूस स्टेम, रिड्यूस स्टेम का मतलब होता है आपका छुपा हुआ छोटा सा संघनित तना होता है। ये जो ऊपर जो आप खाते होते हैं इसका ये वाला पार्ट, ये सारा जो है लीव्स हैं, पत्तियां हैं। इनकी पत्तियों में भोजन संचित हुआ है और नीचे क्या है इसका, ये तना है। तो ठीक है ना, तो तना जो है इसको क्या, यहाँ इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका आ जाता है। गूदेदार पत्तियां होती हैं, इनमें खाना भरा रहता है, भोजन रहता है, ये बात आप ध्यान रखना। नीचे यहाँ कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, फिर उनसे जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इधर से आपका, इधर से क्या निकलता होता है, नया प्लांट निकल रहा होता है अंदर से होता हुआ, यूँ यूँ इसके अंदर से। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं इसके, बल्ब के, बल्ब में आपका आता है प्याज और लहसुन, ये आपका बल्ब में आता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल कैसे लिखूँ इसके, यहाँ लिख देता हूँ बल्ब। ठीक है, बल्ब के एग्जाम्पल है आपका प्याज या फिर लहसुन, ये आपके क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। लिखा है भूस्तारी, भूस्तारी हमने आपको अच्छे से बता दिया है, ऑफसेट कहते हैं इसको। ऑफसेट, सेंट नहीं ऑफसेट है, ऐसे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑफसेट होता है। इन सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। तो जो भी संरचनाएं होती है प्रोपेग्यूल्स होती हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह एक अलैंगिक जनन ही हुआ। आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड में सवाल आता है कि भाई बताओ आपका कायिक परिवर्तन अलैंगिक जनन ही है, तो आप कहोगे यस, वो आपका अलैंगिक जनन ही होता है। फिर लिखा है कि कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित होता है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया, अभी आपको ये फ्रेगमेंटेशन है एक तरह से। और ये आपका यहाँ इन्होंने बताया रीजनरेशन यानी पुनर्भवन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन भी आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, और एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं पुनरुद्भवन का। तो देखो होता ये है कि पुनरुद्भवन का मतलब सही में मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जीव जो है वो दो भागों में बंट जाए और जो नए बने टुकड़े हैं वो आपके पूरा जीव बना देते हैं, उसे कहते हैं पुनरुद्भवन। तो आपका इसका एग्जाम्पल जो है वो प्लेनेरिया है। क्या है, प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश, इनमें आपको पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। जबकि जो देखो ये टुकड़ा बना होगा तो इसमें भी केंद्रक का कुछ पार्ट आया ही होगा, तभी इससे नया जीव पूरा बन गया। बिना केंद्रक के ना बनता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ अलग प्रकार का जनन होता है। ये भी, इसमें भी अलैंगिक जनन ही हुआ एक तरह से, क्योंकि जो नए बनने वाली संतान है वो अपने पुराने जो माता पिता हैं उनके बिल्कुल ही समान होती हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट से ही बनी होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। सवाल आएगा तो पुनरुद्भवन का उदाहरण आपका प्लेनेरिया ज़्यादातर दिया होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, तो दोनों ध्यान रखना, पेपर में आएगा। फिर लिखा है आपके निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति, यहाँ से आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि बताओ भाई जलाशयों की महाविपत्ति किसके कारण हुई है। तो वाटर हायसिंथ यानी कि समुद्र शोक। या आपसे सवाल पूछा जाएगा बंगाल के आतंक के बारे में बताओ, बंगाल का आतंक जो है वो किसकी वजह से हुआ था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। बंगाल का आतंक यानी कि वाटर हायसिंथ की वजह से हुआ था। वाटर हायसिंथ जो है पानी में रहता है, पानी की सारी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, सारी ऑक्सीजन छीन लेगा, वहाँ से खींच लेगा। आपका आंसर होगा, यहाँ से लिखोगे कि पानी की सारी ऑक्सीजन ले लेगा और उसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यही सवाल आपसे पूछा है कि बताओ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है हिंदी में कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा टेरर ऑफ बंगाल जो होता है वो आपका वो होता है वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, समुद्र शोक। समुद्र शोक मतलब सारी ऑक्सीजन सोख लेगा, खत्म कर देगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट लिखा है कि भाई इसका जो इसको लाया गया था वो उसके सुंदर फूलों की वजह से यहाँ पर लाया गया था। यद्यपि यह कायिक परिवर्तन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही पूरे को फैल जाता है, सारे को ढक लेता है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। तो ये बकवास है, कोई सवाल नहीं आएगा यहाँ से। नेक्स्ट है कि क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जो है, देखो आलू आपको बता दिया, आलू आपका स्टेम से बनता है, गन्ना स्टेम है, केले में आपको मिलता है वही राइजोम मिलता है। क्या मिलता है, राइजोम। ठीक है, अदरक में भी राइजोम मिलता है।
ठीक है। डहेलिया भी आपका तने से ही बनता है, तने से मतलब तना ही इसका नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है बता दिया हमने कैसे करते हैं। फिर लिखा है क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका देखी है? भाई हमने देखी है कलिका, हमने बता भी दिया क्या है कलिका। और केले के अदरक के प्रकंद से नन्हा पादप निकलता हुआ देखा है बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं, मतलब यहाँ एक्चुअली में आपको कि आलू में कंद होता है ये बताना चाह रहे हैं। आलू में कंद है और अदरक में प्रकंद है, ये बता दिया इन्होंने ना। आपको यहाँ से याद करना है कि देखो दोनों बताया, केले में भी पत्र और अदरक में भी प्रकंद होता है। इससे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि प्रकंद किस किस में मिलता है, आंसर होगा आलू और अदरक और केला। फिर लिखा जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से किसी विकसित होने वाले पादप को उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं। तो हमने बताया ही आपको कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पर्व संधियों से, क्योंकि पर्व संधियों पर भैया आपकी बड़ होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, जिनको हम पार्श्व कलिकाएँ कहते हैं। ठीक है। जब यह पर्व संधि नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तो आपसे पूछेंगे कि भाई किस तरह से निर्माण होता है, तब आपका आंसर यहाँ से लिखा जाएगा कि भाई जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं भैया, पर्व संधियों के ऊपर होती हैं कलिकाएँ होती हैं, जब नमी आती है तो वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिल्लम की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटिशियस कलिकाएँ उत्पन्न होती है। तो ऊपर पीछे बताया गया कि भाई आपका जो ब्रायोफिल्लम है, ठीक है, ब्रायोफिल्लम में भी आपका क्या होता है, आपकी जो पार्श्व जो किनारे होते हैं पत्तियों के, ठीक है, पत्तियों के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, पार्श्व कलिकाएं होती हैं किनारों पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं और लिख दो तुम, किनारे ही बताना होता है, मेडिकल में ऐसे आता है नीट में सवाल। तो यहाँ से इसको डाल देते हैं और वो नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माली लोग इसका उपयोग करते हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल और फंजाई ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती हैं। तो हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि जो आपके शैवाल और फंजाई होते हैं वो जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती उस समय वो जनन अलैंगिक के बजाय लैंगिक क्यों करते होते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है अलैंगिक जनन वाला पार्ट। इसके बाद आपका जो है शुरू होगा लैंगिक जनन। आप हमारे साथ बने रहिएगा, छोड़ के मत जाना। लगातार मैं आपको रोज़ 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 हम इससे आगे का पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे कुछ कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके जिस तरह के क्वेश्चन आपके मेडिकल के पेपर में आते होते हैं वो सवाल भी आपको लगातार साथ में कराए जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या है कि आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, यही आपकी मदर बुक है। इसमें जो एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा वही आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। विश्वास करना मतलब बिलीव करना होता है ना टीचर के ऊपर। और कोई आदमी आकर के यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ करने की लगन जरूर होगी। ठीक है ना। तो बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के चलेंगे लैंगिक जनन वाले पार्ट से। थैंक यू।